अलग अलग लिटरेचर सोर्सेस पढ़े। ये ध्यान रखो कि ये जो शुरुआती लेक्चर है ना अपने, ये सिर्फ हो सकता है इसमें मैं बहुत कम तथ्य और आंकड़े बता रहा हूँ, लेकिन जब इस लेक्चर के बाद जो अगला लेक्चर स्टार्ट होगा वो होगा पैलियोलिथिक एज से, पाषाण युग। वहाँ से असल हिस्ट्री शुरू होगी। उसके बाद फिर हम वापस पाषाण के बाद फिर सिंधु घाटी सभ्यता पे आएंगे, फिर इन सब चीज़ों पे आएंगे, बुद्ध धर्म पे, सबके लिए लेक्चर है। तो अभी हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखना, लिटरेचर पढ़ रहे हैं, केवल बेस बना रहे हैं कि केवल अगर साहित्य को लेकर क्वेश्चन बनते हैं, साहित्य को लेकर क्वेश्चन आते हैं, तो उसे किस तरीके से जवाब देना पड़ेगा, बस इतना ही है हमारा काम। अगर इस सेक्टर से क्वेश्चन आते हैं तो हल्का ही रखना है अपने आंसर्स को, जवाब को। तो अभी तक हमने हिंदुइज्म ब्राह्मणिकल में पढ़ लिया था कि ब्राह्मणिकल तो पूरा कर लिया हमने, ठीक है। श्रुति, स्मृति, उसके बाद वेद, उपनिषद, ये भी पढ़ेंगे आगे। इसमें जो प्रोमिनेंट रहेगा इस लेक्चर के बाद, उसमें हम देखने वाले हैं जो खास क्वेश्चन आते हैं पुराण पर, वो पढ़ेंगे, ठीक है। फिर कुछ संहिता होती है, उसको पढ़ेंगे। 2-3 चीज़ें ऐसी रहेंगी इंपॉर्टेंट जो पढ़ने लायक रहेंगी, ठीक है। जैसे हर्षचरित पर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो वो हाँ, बाणभट्ट की हर्षचरित पर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। राजतरंगिणी पर क्वेश्चंस बनते हैं, तो राजतरंगी को पढ़ना है। उसके बाद बाणभट्ट की जो नॉवेल्स हैं उसको पढ़ना है, ठीक है। तो कल का लेक्चर उन्हीं पर रहेगा। मोस्ट प्रोमिनेंट मतलब मोस्ट प्रोमिनेंट जो पुस्तकें पूछी जाती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें, वो पढ़ेंगे। अभी तक हमने रामायण और महाभारत को डिस्कस किया था। उसके बाद बुद्धिस्ट में हमने देखा था कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल होते हैं। कैनोनिकल यानी धर्म से जुड़े होते हैं, तो शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक होता है। शुद्ध पिटक का मतलब क्या होता है, केवल प्रीचिंग्स, जो भी सिखाया गया है बुद्ध के द्वारा वो। विनय पिटक का मतलब होता है मठों के क्या नियम रहते हैं वो। और अभिधम्म में फिलॉसफी, दर्शन लिखे रहते हैं। इन दोनों की क्रिएशन अलग अलग समय में हुआ है। जैसे बौद्ध संगतियाँ हुई, काउंसिल्स ऑफ बुद्धिस्ट, ओके, 4 संगतियाँ हुई। पहली संगति अजातशत्रु के समय हुई थी, दैट मीन्स 483 में। फिर काल अशोक के समय में हुई थी, वो वॉज अ शिशुनाग एम्परर, और इसका जो समय था वो 100 साल बाद हुआ था। फिर अशोक के समय हुआ था, यानी 250-255 के बीच में। और फिर कनिष्क का समय आया था 72 AD में, ओके, जो कहाँ का था, कुषाण वंश का था। अशोक जो था वो मौर्य एम्पायर का था। इसी के साथ में चेयरमैन भी लिख लिए थे, अध्यक्ष कौन कौन रहे थे। और ये भी देखा था कि शुद्ध पिटक, विनय पिटक कौन से संगति में बना था, पहली संगति में। और अभिधम्म पिटक कौन सी संगति में बना था, तीसरी में। तो दूसरी संगति क्यों हुई थी काल अशोक की, जितने भी इश्यूज थे बुद्ध धर्म को लेकर, उसको सॉल्व करने के लिए। और कनिष्क के समय क्यों हुई थी, क्योंकि महायान, अब बुद्ध धर्म 2-3 टुकड़े होने वाले थे मेनली 2 टुकड़े होने वाले थे, महायान और हीनयान, ठीक है। उसके बाद में केवल ये लिटरेचर नहीं थे बुद्ध धर्म में। अगर हम फॉरेन लिटरेचर की बात करें तो मिलिंद पानु था, उसके बाद में दीपवामसा और महावामसा था। ये दोनों श्रीलंका के थे, 5th सेंचुरी में बने थे। और मिलिंद पानु इंडो ग्रीक का एक लिटरेचर था। उसके अलावा 2 और लिटरेचर होते हैं, बुद्ध चरित्र मेड बाय अश्वघोष, और फिर आखिरी में कौन सा लिया था, ललित विस्तार ठीक है, इतना पढ़ लिया था। फिर जैन धर्म के 4-5 लिटरेचर हमने लिख लिए थे, देखेंगे उनको भी आगे पढ़ेंगे। अगली हेडिंग डाल लीजिए, सेक्युलर लिटरेचर, धर्मनिरपेक्ष साहित्य धर्मनिरपेक्ष साहित्य, सेक्युलर लिटरेचर। इट कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, इसके 2 भाग किए जा सकते हैं। इट कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, इसके 2 भाग किए जा सकते हैं। इंडियन एंड फॉरेन, भारतीय और विदेशी। इंडियन एंड फॉरेन, भारतीय और विदेशी। बिसाइड्स रिलीजन, धर्म के अलावा, द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ एंशिएंट पीपल, प्राचीन लोगों का जीवन स्तर। द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ एंशिएंट पीपल, प्राचीन लोगों का जीवन स्तर, वॉज डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स, 4 भागों में बटा था। वॉज डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स, 4 भाग में बटा था। दैट इज धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जो था धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पुराने समय में जो लोग, वेदों के समय में जो लोग जीवित थे,
अपने समाज को चलाते थे, समाज में रहते थे, उनके जीवन का ये 4 लक्ष्य होता था: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जिसमें से जब हम शुरुआती स्तर देखेंगे उन लोगों का, तो इन चारों पॉइंट में से, इन चारों भाग में से सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन होते थे? धर्म और मोक्ष। लेकिन प्रोमिनेंटली समय के साथ साथ धीरे धीरे ये 2 चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हुई। इसीलिए लिटरेचर जो शुरुआती थे वो ज़्यादातर किस चीज़ में मिलेंगे? धर्म के लिए लिटरेचर मिलेगा, साहित्य, और दूसरा साहित्य किस बारे में मिलेगा आपको? मोक्ष के बारे में। तो स्टार्टिंग लिटरेचर वर बेस्ड ऑन धर्म एंड मोक्ष। शुरुआती साहित्य धर्म और मोक्ष पर आधारित रहे। स्टार्टिंग लिटरेचर वर बेस्ड ऑन धर्म एंड मोक्ष। शुरुआती साहित्य धर्म और मोक्ष पर आधारित रहे। बट लेटर ऑन, किंतु बाद में, अर्थ एंड काम बिकेम इम्पॉर्टेंट। अर्थ और काम पर भी साहित्य लिखे गए। अर्थ एंड काम वर प्रोमिनेंट। अर्थ और काम पर भी साहित्य लिखे गए। जैसे अर्थ पर साहित्य लिखे जाएंगे तो कौन सा रहेगा? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, जैसे कि अर्थशास्त्र। काम के लिए क्या रहेगा? कामसूत्र, कामसूत्र। ठीक है, क्या बताता है कामसूत्र? कामसूत्र में ऐसा नहीं कि सिर्फ सेक्स से जुड़ी हुई चीज़ें लिखी हुई हैं। इन सभी बुक्स में, इन सभी लिटरेचर में ये भी बताया गया है कि उस वक्त समाज कितना ओपन माइंडेड था, ओके, और कितनी खुली सोच रखता था। तो ये जो आपने लिखा है कामसूत्र, उसके ब्रैकेट में लिख लीजिए, इट टेल्स अबाउट द सोसाइटी, हाउ सोसाइटी वॉज वेरी ओपन। यह बताता है कि समाज में खुलापन कितना था। इट टेल्स अबाउट हाउ सोसाइटी वॉज वेरी ओपन। यह बताता है कि समाज में खुलापन कितना था। ओके, बट मैंने आपको पहले भी बताया कि जस्ट बिकॉज सेक्युलर लिटरेचर बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें भगवान की बातें नहीं होंगी। ओके, कई बार इन सेक्युलर लिटरेचर में भगवान को भी जोड़ दिया जाता है। हावेवर इन दीज लिटरेचर, हालांकि इन लेखों में, हावेवर इन दीज लिटरेचर, हालांकि इन लेखों में रिजेम्बलेंस ऑफ गॉड वर ऑल्सो मेड। ईश्वर के बारे में भी बताया गया। रिजेम्बलेंस ऑफ गॉड वर ऑल्सो मेड। ईश्वर के बारे में भी बताया गया। अरे इसीलिए तो बैकअप है। कामसूत्र में या अर्थशास्त्र में अगर ईश्वर से जुड़ा हुआ कुछ भी नहीं है तो क्यों कुछ मंदिर जो हैं वो कामसूत्र की बातों के आधार पर बने हुए हैं? खजुराहो मंदिर। दैट मीन्स कामसूत्र क्या सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन उसमें कुछ बातें धर्म से जुड़ती हैं। इसीलिए कामसूत्र के कुछ थीम्स को लेकर एक मंदिर बने खजुराहो के अंदर, ओके, जिसमें बहुत सारी पेंटिंग्स तो नहीं, मूर्तियां वगैरह बनाई गई हैं। एक और एग्जांपल लिख लो, नीति सार। कामसूत्र के बाद अगला आता है नीति सार। तो नीति सार क्या होता है? नीति सार के ब्रैकेट में लिख लो, सेम लाइक अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की तरह है। रिटन इन 7th सेंचुरी, 7वीं शताब्दी ईस्वी में बना। रिटन इन 7th सेंचुरी एडी, 7वीं शताब्दी ईस्वी में बना। बाय कामंडक्य, कामंडक्य के द्वारा, बाय कामंडक्य, कामंडक्य के द्वारा। और कौन से सेक्युलर बचे? ये 2 बचे। रेस्ट आर नाट्यशास्त्र एंड शिल्पशास्त्र। अब बचते हैं नाट्यशास्त्र और शिल्पशास्त्र। रेस्ट आर नाट्यशास्त्र एंड शिल्पशास्त्र। अब बचते हैं नाट्यशास्त्र और शिल्पशास्त्र। ठीक है, डांस वगैरह किस तरीके से होना चाहिए, पूरा सेक्युलर। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें भी भगवान नहीं होंगे। इसमें आप शिव भगवान आ जाएंगे, नटराज आ जाएंगे, तो गॉड आते रहते हैं बीच बीच में। शिल्प शास्त्र क्या होगा, किस तरीके से मूर्ति कला होती है, मंदिर कैसे बनते हैं, वो सब शिल्प शास्त्र में रहेगा। तो ये एक हायरार्की हो गई कि किस तरीके से शुरुआत में धर्म और मोक्ष से जुड़ी हुई किताबें बनी, लेकिन बाद में ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई और उससे जुड़ती हुई बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई। इसके अलावा अब सेक्युलर में और भी पार्ट्स होते हैं सेक्युलर में, और उस पार्ट को कहा जाता है
हेजियोग्राफी, एक होती है हेजियोग्राफी यानी सचित्र लेखन और दूसरी होती है बायोग्राफी। ठीक है, बायोग्राफी यानी खुद के लिए जो लिखता है, राजा या तो खुद के लिए लिख रहा है। हेजियोग्राफी का मतलब क्या होता है? हेजियोग्राफी यानी सचित्र लेखन का मतलब होता है जब कोई साधु महात्मा संत और प्राचीन समय का खुद के बारे में लिखता है तो उसको हेजियोग्राफी कहते हैं। ओके, पैराग्राफ चेंज करके लिख लो। बिसाइड ऑल दिस, इन सभी के अलावा, बिसाइड ऑल दिस, इन सभी के अलावा हेजियोग्राफी वर रिटन, सचित्र लेखन भी हुआ। हेजियोग्राफी वर रिटन, सचित्र लेखन भी हुआ, ब्रैकेट में लिख लेना। बायोग्राफी ऑफ सेंट्स, संत महात्माओं की जीवनी। बायोग्राफी ऑफ सेंट्स, संत महात्माओं की जीवनी, कॉमा, एंड मैनी बायोग्राफीज, और कई जीवनियाँ भी लिखी गई। एंड मैनी बायोग्राफी, और कई जीवनियाँ भी लिखी गई बाय द किंग्स, राजाओं के द्वारा। बहुत सिंपल है। हेजियोग्राफी का मतलब रहेगा संत महात्माओं की बायोग्राफी, बायोग्राफी का मतलब होगा राजाओं की बायोग्राफी। ठीक है, दोनों ही बायोग्राफी हैं, लेकिन एक संत लिख रहा है खुद के बारे में और एक राजा लिख रहा है खुद के बारे में। क्लियर? तो ये बायोग्राफी के एग्जाम्पल लिख लीजिए, लाइक हर्षचरित्र, रामचरित्र एंड मूसिक वामसा। जैसे कि हर्षचरित्र, दूसरा रामचरित्र, तीसरा मूसिक वामसा। बाकी सारे नाम आपने पढ़ रखे हैं और पता भी होंगे, जैसे मुद्रा राक्षस, यस, मुद्रा राक्षसा, मुद्रा राक्षसा। क्या है मुद्रा राक्षसा में और कब लिखी गई वो भी लिख लीजिए। इट वॉज रिटन इन, ब्रैकेट में लिखना, इट वॉज रिटन इन 7th century AD, 7वीं शताब्दी ईस्वी में। इट वॉज रिटन इन 7th century AD, 7वीं शताब्दी AD में। हल्के फुल्के आंसर लिखने हैं, इसीलिए आज ज़्यादा डिटेल नहीं डाल दी है आपको, इसलिए हल्का फुल्का ही लिख रहे हैं हम। ओके, मुद्रा राक्षस किस बारे में थी? वो पूरी मौर्य के बनने की कहानी, चंद्रगुप्त प्रथम और उसके अलावा चाणक्य और उसके अलावा एक और जिससे फाइट हुई थी, धनानंद। ओके, तो मुद्रा राक्षस कौन था? धनानंद था। ओके, मुद्रा के पीछे भागना और ऐशो आराम में जीना और अपने क्षेत्र का ध्यान नहीं रखना, ये काम धनानंद करता था। इस धनानंद ने शायद कुछ झगड़ा मोल लिया था। एक्चुअली आपने एक देखा होगा टीवी पर एक वो आता था नाटक, चाणक्य नीति, है ना? तो वो किस चीज़ पे बनी हुई है? वो कौन सी बुक पे बनी हुई है? मुद्रा राक्षस पे बनी हुई है वो पूरी की पूरी, जिसमें पूरी कहानी बताई गई है कि चाणक्य नाम का एक अर्थशास्त्री था, उसने किसी एक बच्चे को खेलते हुए देखा और उसमें गुण देखे, वो बना चंद्रगुप्त मौर्य का, जिसने मौर्य की आधारशिला रखी, और उसके बाद में उसने धनानंद को हटा दिया। तो ये पूरी कहानी जो है वो कहाँ से ली गई है? मुद्रा राक्षस से ली गई है। और उसके अलावा एक और आती है देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम। एक और एग्जाम्पल लिख लेना, देवी चंद्रगुप्तम। कहने का मतलब ये है कि इन सभी लिटरेचर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी राजा के बारे में पता चलता है। तो दैट बिकम्स द बायोग्राफी ऑफ द सर्टन किंग। उस राजा के बारे में हमको कुछ बातें पता लग जाती है, जैसे मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के बारे में पता लगी। देवी चंद्रगुप्तम में शायद आप अगर याद रहे तो रामगुप्त करके भी एक राजा रहा था बीचों बीच, जिसके बारे में समुद्रगुप्त के बाद में, तो उसके बाद में फिर वो देवी करके एक कोई महिला थी, उससे पूरा अफेयर था, तो वो देवी चंद्रगुप्तम में उसके बारे में लिखा गया है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी बात करी चंद्रगुप्त की, जो प्रथम मौर्य सम्राट थे जैन। इनके बारे में कोई जानकारी थी नहीं, लेकिन हमने शुरुआती लेक्चर में एक नाम पढ़ रखा है, विंसेंट आर्थर स्मिथ। और विंसेंट आर्थर स्मिथ के बारे में मैंने आपको बताया था, इनकी जो पुस्तक थी द हिस्ट्री ऑफ इंडिया करके, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया या एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उस बुक में उन्होंने सबसे ज़्यादा किसके बारे में, पूरी एक तिहाई किताब में सिर्फ और सिर्फ सिकंदर के बारे में ही लिखा हुआ था।
ओके, लिखी भारत के लिए थी, लेकिन मैक्सिमम नाम क्या लिए थे उन्होंने, सिकंदर, अलेक्जेंडर वगैरह के बारे में ही बोला था। और फिर उन्होंने कंपेयर करने की कोशिश भी की थी कि उसमें जो नाम है सैंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स, ठीक है, मेगास्थनीज के समय में जो भी नाम आए थे वो शायद किसके नाम हो सकते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम के नाम हो सकते हैं। किसने फाइंड आउट किया ऐसा कि ये सैंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट चंद्रगुप्त वन था? ये विंसेंट आर्थर स्मिथ ने खोज की थी इस बार, लिख रखा है आपने। देयर वर मैनी प्रोमिनेंट ऑथर्स ऑल्सो, इसके अलावा कई प्रमुख लेखक भी रहे। देयर वर मैनी प्रोमिनेंट ऑथर्स ऑल्सो, इसके अलावा कई प्रमुख लेखक भी रहे, लाइक भास, शूद्रक एंड कालिदास, जैसे भास, शूद्रक और कालिदास, लाइक भास, शूद्रक एंड कालिदास, who wrote about certain king and their society, जिन्होंने किसी न किसी राजा और समाज के बारे में बताया। who wrote about certain king and society, जिन्होंने किसी न किसी राजा या समाज के बारे में बताया। तो जब ये लोग लिखते थे तो इनके लिखने से जो इनकी जो पूरी लिटरेचर कंप्लीट होती थी, तो उससे हमको हिस्ट्री में क्या क्या कैरेक्टर होते थे, किस तरीके से लोग होते थे, समाज होते थे, राजा का व्यवहार क्या होता था और राजा कौन होते थे, इन सब के राइटिंग्स में हमको पता चल जाता है। जैसे कालिदास की सबसे फेमस जो है वो है अभिज्ञान शकुंतलम। ओके, लिख सकते हो साइड में आप, कालिदास की राइटिंग में एक फेमस है अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक, अब एम क्या होता है इनका, क्यों इन्होंने लिखा, ये तो प्रोमिनेंट क्वेश्चन आने वाला है मेन। ठीक है, ये सब करा क्यों करा, क्या मजा आ रहा था उस वक्त उनको, कोई भी व्यक्ति लिखता क्यों है? हाँ बिल्कुल, ये भी हो सकता है राजा लिखवाते थे। क्या रहता होगा इन तीनों के पीछे कारण कि हम लिख रहे हैं तो हमको कुछ मिलेगा, ऐसे मिलते होंगे, राजा का संरक्षण मिलता होगा, ओके, सिक्योरिटी मिल जाती होगी और थोड़ा बहुत पैसा भी, मनी भी मिलती होगी। संरक्षण मिल रहा है का मतलब क्या, सिक्योरिटी एंड मनी दोनों मिलता होगा। तो कारण वही है, कारण आज भी यही है क्यों मूवीज बनती है पुराने समय पर। एक वो बनी थी सिंधु घाटी सभ्यता पर एक मूवी, मोहनजोदारो, ठीक है, आशुतोष गोवारिकर, कोशिश करी थी उन्होंने सब कुछ सही दिखाने की, लेकिन कुछ भी सही दिखाया नहीं है, सब कुछ उल्टा सीधा दिखाया और ऋतिक रोशन को धोती पहना दी, ठीक है। अब वो फ्लॉप क्यों हुई, उसका एक रीज़न है। देखो, कोई भी चीज़ फेमस क्यों होती, कोई भी मूवी फेमस क्यों होती है, जैसे एक मूवी आई थी पद्मावती, हिस्ट्री से जुड़ी हुई है, फेमस किस वजह से हुई, वो खिलजी की वजह से फेमस नहीं है, वो पद्मावती की वजह से फेमस हुई है, ओके, बिकॉज वो कहीं ना कहीं सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, भारतीय समाज से पद्मावती किसी राजपूत कल्चर से जुड़ी हुई, इसीलिए वो फेमस रहा। फिर एक मूवी है बाजीराव मस्तानी, तो वो मस्तानी की वजह से फेमस नहीं हुई थी, वो बाजीराव की वजह से फेमस हुई थी। बट रीज़न ये था कि उस मूवी में भी बाजीराव ने असल में बहुत कुछ किया था, लेकिन वो सारी चीज़ें हटा दी गई और केवल मस्तानी में बिजी था वो, केवल वही दिखाया गया, ओके। तो इस तरीके से वो मूवी फेमस होती हैं, जितना लेजिटिमेट कैरेक्टर रहेगा उतनी ही ज़्यादा लोग उस पर विश्वास करेंगे। हाँ, आईवीसी इसलिए थोड़ा सा ख़राब हो गया था वो मोहनजोदारो मूवी, उसमें क्योंकि धोती वगैरह पहना दी थी और लोगों को फटी जीन्स वाला हीरो ज़्यादा पसंद है बजाय धोती पहनने वाला हीरो, ओके। तो वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गए, प्लस गलत चीज़ें भी बहुत सारी बताई गई थी उसके अंदर, राइट। जैसे ऐसा नहीं है कि प्राचीन भारत को लेके मूवी बनाने की कोशिश नहीं करते, कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन इतिहास बहुत गड़बड़ कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर लोगों की मेंटेलिटी सेट हो जाती है कि ऐसा ही रहा होगा इतिहास। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप विदेशों में देखो, वो भी अपने इतिहास की मूवी बनाएंगे, जैसे एक मूवी बनी है 300, ओके, उसमें जो दिखाया गया तो एक्चुअल में वो उनकी माइथोलॉजी थी, ओके, जिसमें वो जीते थे। तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली फेमस क्यों हुई, क्योंकि 300 मूवी में 300 सैनिकों ने पूरी अरब की सेना से लड़ाई करी थी और सबको निपटाया था। तो वो विक्ट्री वाली सेंस जो था ना, उसको बहुत सारी पब्लिक वो खींची चली है देखने के लिए क्या हुआ होगा। आईवीसी में क्या करोगे आप, कितनी कहानी बना दोगे, आईवीसी वाले युद्ध थोड़ी ना करते थे, तो वो एक्शन वाला फील कभी आया नहीं, इसलिए वो सब फ्लॉप हो गया, ये प्रॉब्लम रहती है, ओके।
इसके बाद अगली हेडिंग लिखिए। अब अपन को वही मेन कैरेक्टर पे, मेन चीज़ों पे आ जाते हैं। सेक्युलर के बारे में, लिटरेचर के बारे में आपसे पूछा जाए तो आपको हमेशा हमने दो चीज़ें बताई हैं। एक तो नेगेटिव बताना पड़ेगा कि इसके नुकसान क्या है, इसमें खामियां क्या क्या होती हैं, तो ये सारी खामियां होती हैं, प्लस कुछ पॉजिटिव साइड क्या होते हैं। और हर बार याद रखना, जब क्वेश्चन आपके सामने आए कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में बात कीजिए, तो अंत में आपको यही लिखना है कि पुरातात्विक जो खोज होती हैं वो साहित्य के बिना अधूरी हैं। अंत में ये लिखना है। और जब भी साहित्य स्रोतों की बात आए तो अंत में क्या लिखना है कि ये पुरातात्विक खोजों के बिना अधूरी रहती है। ठीक है, आखिरी में जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा एग्जामिनर को वो यहाँ मिलेगा। ठीक है, कि इसने अपनी पूरी बात रखी है। हम देख सकते हैं। हाँ हाँ, नहीं वो मैं लिखवाऊंगा, कैसे लिखेंगे। चलिए हेडिंग डालिए अगली। प्रॉब्लम्स यूजिंग द लिटरेरी मटेरियल एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। साहित्य की सामग्रियों का ऐतिहासिक स्रोत के रूप में इस्तेमाल में समस्या। प्रॉब्लम्स यूजिंग लिटरेरी मटेरियल, साहित्य सामग्रियों को ऐतिहासिक स्रोत के रूप में, प्रॉब्लम्स यूजिंग लिटरेरी मटेरियल एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के साहित्य के रूप में इस्तेमाल करने की परेशानियां या समस्याएं। मतलब लिटरेचर के सोर्सेज को हम जब हिस्ट्री से जोड़कर देखते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है। ओके, सबसे पहली प्रॉब्लम लिखिए। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या रहेगी? समय, टाइम। तो फर्स्ट लिखो सेंस ऑफ टाइम, समय का ज्ञान। सेंस ऑफ टाइम, समय का ज्ञान लिखिए इसके अंदर। हिस्ट्री शुड बी रिटन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इतिहास कालानुक्रम से लिखा जाना चाहिए। हिस्ट्री शुड बी रिटन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इतिहास कालानुक्रम से लिखा जाना चाहिए। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ लिटरेरी सोर्सेज इज, साहित्य स्रोतों की सबसे बड़ी परेशानी है, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ लिटरेरी सोर्सेज इज, साहित्य स्रोतों की सबसे बड़ी समस्या है, इज टू फिक्स द राइट एज ऑफ द टेक्स्ट, उस लेख के समय का अनुमान लगाना। इज टू फिक्स द राइट एज ऑफ द टेक्स्ट, उस लेख के समय का अनुमान लगाना। एज वी डू नो दैट, क्योंकि हम जानते हैं कि, एज वी डू नो दैट, क्योंकि हम जानते हैं कि, दैट द एंशियंट रिलीजियस टेक्स्ट, कि प्राचीन धार्मिक लेख, दैट एंशियंट रिलीजियस टेक्स्ट, कि प्राचीन धार्मिक लेख, वर कंपोज्ड इन मेनी डिफरेंट स्टेजेस, कई चरणों में बने हैं। वर कंपोज्ड इन मेनी डिफरेंट स्टेजेस, कई चरणों में बने हैं। सच एज वेद, एपिक, पुराण एक्सेट्रा, जैसे कि वेद, महाकाव्य, पुराण आदि। वेद, एपिक्स, पुराण एक्सेट्रा, वेद, महाकाव्य, पुराण आदि। विदाउट नोइंग द टाइम पीरियड, बिना समय की जानकारी के, विदाउट नोइंग द टाइम पीरियड, बिना समय की जानकारी के, इट इज टफ टू डिसाइड दैट, यह निर्णय लेना कठिन है। इट इज टफ टू डिसाइड दैट, यह निर्णय लेना कठिन है। दैट व्हाट सोसाइटी दे वर टॉकिंग अबाउट, कि वे किस समाज की बात कर रहे हैं। दैट व्हाट सोसाइटी दे वर टॉकिंग अबाउट, कि वे किस समाज की बात कर रहे हैं। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल उदाहरण, महाभारत इवॉल्व्ड इन 1000 years, महाभारत हजारों वर्षों तक बनती रही। महाभारत इवॉल्व्ड 1000 years, महाभारत कई वर्षों तक बनती रही।
एंड माइट बी कनेक्टेड विथ लेटर वैदिक पीरियड, एवं उत्तर वैदिक काल से जोड़ सकते हैं। एंड माइट बी कनेक्टेड विथ लेटर वैदिक पीरियड, और उत्तर वैदिक काल से जोड़ सकते हैं। विच वॉज एग्रेरियन सोसाइटी, जो कृषि प्रधान समाज था, जहां कृषि प्रधान समाज था। विच वॉज एग्रेरियन सोसाइटी। इन द सेम पीरियड, इसी काल में, देयर वॉज अ सिस्टम ऑफ नियोग, नियोग की व्यवस्था भी होती थी। देयर वॉज अ सिस्टम ऑफ नियोग, नियोग व्यवस्था भी होती थी। नियोग, नियोग व्यवस्था का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन आ सकता है, नियोग प्रणाली क्या होती है? नियोग व्यवस्था का मतलब होता है कि जब कोई महिला और उसका पति के कारण बच्चा पैदा ना हो पाए, तो वो महिला दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बना के भी बच्चा पैदा कर सकती है। उस व्यवस्था को नियोग व्यवस्था कहते हैं। दैट मीन्स वो लेटर वैदिक पीरियड में चलता था। दैट मीन्स वो महाभारत में भी हुआ। तो इस तरीके से कनेक्ट किया गया कि महाभारत अगर हुई थी तो कब हुई होगी? तो महाभारत का एक एलिमेंट लिया गया कि महाभारत में नियोग व्यवस्था बहुत हुई कई बार, और नियोग व्यवस्था के बहुत सारे साक्ष्य एक्सपेरिमेंट्स देखे गए उत्तर वैदिक काल में भी। तो महाभारत क्या हो सकती है? लेटर वैदिक पीरियड में हो सकती है, सिर्फ एक शब्द की वजह से, नियोग की वजह से। नियोग का मतलब होता है कैसे? तब थोड़ा सा महाभारत पढ़ लेते हैं। महाभारत की जो शुरुआत होती है वो भरत करके एक राजा से होती है। एंड देन बहुत सारे राजा आते हैं। फिर अचानक से एक प्रोमिनेंट राजा आता है, शांतनु। रोता रहता था हर छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातों पर। तो शांतनु की तब शादी नहीं हुई थी, और उस वक्त शांतनु गंगा किनारे घूमने गए थे। गंगा किनारे घूमने गए तो उनको गंगा पसंद आ गई, शादी कर ली। शादी करके फिर बहुत सारे बच्चे हुए, लेकिन गंगा क्या करती थी? हर बार उस बच्चे को गंगा में बांध के मार देती थी, और शर्त ये रखी थी गंगा ने शादी करने की कि मैं जो भी कुछ करूंगी कभी पूछना मत। तो शांतनु हमेशा दूर खड़े खड़े बस ऐसे बच्चे को मत मारो, क्योंकि पूछ नहीं सकता था, और अगर पूछ लिया तो गंगा छोड़ के चली जाएगी, ऐसे शर्त रखी थी गंगा ने। लेकिन जब 7 बच्चे मारे, 8वां बच्चा जो हुआ वो था भीष्म, गंगा पुत्र भीष्म। तो 8वें बच्चे को बचाने के लिए शांतनु गंगा के पास गया, बोले इसको नहीं मरने दूंगा मैं, और बताना पड़ेगा कि ऐसा करती क्यों तुम, 7 बच्चे मार दिए। बोले ठीक है, आप अपना वादा तोड़ रहे हो, मेरे को जाना पड़ेगा। बोले जाओ, लेकिन बता के जाओ कि ऐसा किया क्यों। बोले पुराने समय में आप देवलोक में थे अपने अच्छे कर्मों की वजह से, और गंगा किसकी पुत्री है? ब्रह्म की, ब्रह्मदेव की। तो इंद्र भगवान, जहां पे हमेशा पार्टी चलती रहती है उनके यहाँ, ठीक है, तो इंद्रदेव ने इनवाइट किया था सभी देवताओं को, जिसमें गंगा भी थी और शांतनु जो देव हुआ करते थे वो भी थे। दोनों की आंखें लड़ी, और इतने में उस पार्टी में आ गए ससुर जी ब्रह्म, और ब्रह्मदेव को बड़ा गुस्सा आया, बहुत सारी चीजें हुई थी। तो उस वजह से फिर श्राप मिला कि पृथ्वी लोक पे जन्म लोगे, और गंगा जब तक फिर इससे शादी करेगी उसके बाद में फिर वो फ्री हो जाएगी, आजाद हो जाएगी। तो ओके, तो उसको पता था गंगा को कि 8वें पुत्र के वक्त तक शांतनु क्वेश्चन पूछ ही लेगा, तो श्राप से मुक्ति हो जाएगी। फिर एक और चीज, वो 7 बच्चों को क्यों मारा? तो वो 7 बच्चे जो थे वो सप्त ऋषि थे, उनको भी श्राप दिया था ब्रह्मा ने, तो वो भी क्या हो गए? श्राप से मुक्त हो गए। लंबी चौड़ी कहानी। तो ये भीष्म आ गए। तो प्रबल दावेदार कौन अब राजा बनने का? अगला भीष्म। शांतनु एकदम बोर हो जाते क्योंकि गंगा जा चुकी थी। फिर वो नाव पे बैठे, तो नाव में जब बैठे थे तो एक नाविक, नाव चलाने वाली थी सत्यवती।
तो फिर इधर टाका भिड़ा। बट प्रॉब्लम ये थी कि सत्यवती के पिताजी ने बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस रखी थी कि आप तो महाराजा हैं, ये है वो है, लेकिन एक शर्त है, शादी तभी करूंगा जब सत्यवती और आपके जो बच्चे होंगे वो राजा बनेंगे। तो इन्होंने मना कर दिया, हट, ये भीष्म। भीष्म को ये बात पता चली इनके किसी सारथी से। सारथी मतलब रथ, बेस्ट फ्रेंड जो होता था ना राजा का, वो रथ चलाने ड्राइवर होता था। सारी बातें डिस्कस होती थी। तो भीष्म ने बुलाया ड्राइवर को, सारथी को, कि सच सच बता, नहीं तो गया तू। तो उसने सब बता दिया। तो ये चुपचाप भीष्म सत्यवती के पास गए, उसके फादर के पास, और सारी बात समझ ली कि ठीक है, बस इतनी सी तो बात थी, मैं राजा के पद से नहीं, उस पोस्ट पे नहीं जाऊंगा, मैं अलग रह लूंगा। और प्लस उसके सत्यवती के फादर ने एक और चीज रख दी कि कल को तुम्हारी शादी होती है और बच्चे होंगे तो फिर वो भी राजा बनने के लिए बोलेंगे। ओरिजिनल तो तुम ही हो ना, फर्स्ट तो फिर ये शपथ लेते हैं हमेशा के लिए कि मैं ब्रह्मचारी रहूंगा हमेशा के लिए, और मैं इच्छा मृत्यु वगैरह वाला पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा, मरूंगा नहीं। इसलिए बहुत सारे तीर घुस गए थे एंड तक, इच्छा मृत्यु जब तक आई तभी है। फिर क्या हुआ, दोनों की शादी हो गई, लेकिन बाद में शांतनु को पता चला कि भीष्म ने ऐसा किया, तो फिर दुखी हो गई है वापस। ये दुखी आदमी है पूरा, ठीक है। फिर बाद में आगे चल के सत्यवती को भी बुरा लगा कि यार हम दोनों के चक्कर में बेटे के साथ ऐसा हो गया, तो ये तो गलत है, चलो छोड़ो आगे देखते हैं। फिर दोनों के बच्चे हुए, जिसमें से एक था, अच्छा एक और चीज, ये जो सत्यवती थी शांतनु से मिलने से पहले क्या करती थी, नाव चलाती थी और एक किनारे से दूसरे किनारे लोगों को छोड़ती थी। एक दिन एक साधु आए, पाराशर, वो बैठे नाव में, नाव आगे बढ़ती गई, पाराशर उनको देखते गए सत्यवती को। सत्यवती कंफ्यूज हो गई, ठीक है, शादी नहीं हुई थी, कुंवारी थी। तो पाराशर ने उनकी सुंदरता से खुश होकर उनको एक वरदान दिया कि तुम्हें मैं बच्चा दूंगा। ठीक है, तो वो घबरा गई कि मैं तो कुंवारी हूं और शादी नहीं कर सकती। बोले कोई बात नहीं, तो कुछ लाइट वाइट फेंकी ऐसे करके, तो बच्चा हो गया सीधे। पाराशर को तो किनारे पे छोड़ दिया, और सत्यवती बहुत परेशान हो गई कि अभी शादी नहीं हुई और ये बच्चा हो गया, अब इस बच्चे का क्या करें। तो उस बच्चे को क्या करा, किसी साधु महात्मा के यहाँ जाके छोड़ दिया, ठीक है। ये बात इनको पता नहीं है, ओके। ये बात हो गई बहुत पहले की। अब बात हो रही है कि इन दोनों की शादी हो गई और बच्चा हुआ, और बच्चे में जो सबसे बड़ा बच्चा था, दो बच्चे हुए थे। बड़ा बच्चा था विचित्र वीर्य, ओके, उसका नाम था। विचित्र वीर्य का एक भाई भी था, आई डोंट नो नाम क्या था, वो पहले मर जाता है, उसके बाद विचित्र वीर्य भी मर जाएगा। विचित्र वीर्य की शादी और उसके भाई की शादी कहीं होने वाली थी, बट भाई पहले मर गया तो मामला खत्म हो गया। तो विचित्र वीर्य ने किसी बहुत बड़े किंगडम की दो राजकुमारियों से शादी करी, अंबिका और अंबालिका, ठीक। लेकिन इससे पहले कि बच्चे पैदा होते, ये स्वर्ग सिधार गए, कमजोर थे। और इसी सब की होने की वजह से अब सत्यवती और शांतनु के दोनों बच्चे मर गए, और उनको रियलाइज हो रहा है ये भी मर गए, ये भी मर गए, दोनों बच्चे मर गए। सत्यवती को बड़ा बेकार लग रहा है कि ये पापों का फल मिल रहा है जो हमने किसके साथ किया, गलत, भीष्म के साथ। तो फिर सत्यवती को ऑप्शन आता, आइडिया, एक और बच्चा है वो जो छोड़ा था। तो पाराशर और सत्यवती का एक बच्चा रहता है जो आगे चल के ऋषि व्यास बनते हैं, सेज व्यास, ठीक है, बदसूरत रहते हैं। सेज व्यास को बुलाया जाता है सत्यवती के द्वारा कि यहां आए और नियोग के जरिए अंबिका और अंबालिका से बच्चा लेकर आए, ओके। ये व्यवस्था है नियोग की, समझ गए नियोग क्या होता है। तो नियोग के थ्रू 3 बच्चे पैदा हुए, धृतराष्ट्र, विदुर और पांडु। विदुर दासी का है,
तो ठीक है ना। अंबिका से कौन आया? धृतराष्ट्र। अंबालिका से पांडु। ठीक है, तो ये भाई वो हो गए ठीक है, ताजश्री। अब ये जो विदुर था, इसको कोई बड़ी पोस्ट नहीं मिली थी, फिर आगे चल के झगड़ा किसका होगा, राजा कौन बनेगा। अब क्या था, ये बदसूरत थे ना, तो अंबिका ने क्या किया था, जब सेज व्यास इनके कमरे में पहुंचे अंबिका के, तो इन्होंने डर के मारे आंखें बंद कर ली। धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए, वो पट्टी लगा के रखते हैं ना। और अंबिका ने जब वे सेज व्यास को देखा, तो उनका शरीर पूरा पीला पड़ गया, कमजोर हो गई। तो पांडु क्या निकला, कमजोर। ओके, तो इस तरीके से मैंने बस एग्जाम्पल बताया, एक स्टोरी। फिर अब आगे शुरू होगा नाटक। तो धृतराष्ट्र के फिर 100 फौज इकट्ठी होगी, 100 बच्चे। फिर पांडव में से, फिर पांडु से 5 पांडव आएंगे, और फिर महाभारत शुरू। इसके पीछे की कहानी है, ये बहुत लंबी चौड़ी। ऐसा नहीं कि पांडव से ही सब शुरू होता है, इसके पीछे ये बैकग्राउंड है, ये ठीक है। मेन तो वो सारथी था जिसने बता दिया। तो एक एक कैरेक्टर की वजह से पूरी महाभारत बनी है। एक कैरेक्टर ऐसा नहीं है जो किसी काम का नहीं है, हर एक कैरेक्टर बड़ा काम का है। लिख लो। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है? दूसरी लिटरेचर में प्रॉब्लम होती है ज्योग्राफी, भूगोल। ज्योग्राफी में लिखिए, भूगोल में, मोस्ट ऑफ द इंडियन टेक्स्ट वॉज नॉट कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन। अधिकतम भारतीय लेख किसी एक भौगोलिक स्थान को नहीं दर्शाते हैं। मोस्ट ऑफ द इंडियन टेक्स्ट वॉज नॉट कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन। अधिकतम भारतीय लेख किसी एक भौगोलिक स्थान के ही बारे में नहीं बताते हैं। एज द वेदास एंड एपिक्स, जैसे वेद और महाकाव्य। एज वेदास एंड एपिक्स, जैसे वेद और महाकाव्य। बिकॉज दीज आर ऑलवेज ट्रीटेड एज सेक्रेड टेक्स्ट, क्योंकि इन्हें हमेशा पवित्र ग्रंथ माना गया। बिकॉज दीज आर ऑलवेज ट्रीटेड एज सेक्रेड टेक्स्ट, क्योंकि इन्हें हमेशा एक पवित्र ग्रंथ माना गया। इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के संपूर्ण भाग में। इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के संपूर्ण भाग में। ऑल्दो समटाइम्स, हालांकि कभी कभार या कई बार। ऑल्दो समटाइम्स, हालांकि कभी कभार। वी डू फाइंड द रीजनल वेरिएशन, हमें क्षेत्र विशेषताओं का पता चलता है। वी डू फाइंड द रीजनल वेरिएशन, हमें क्षेत्र विशेषताओं का ज्ञान होता है। सच एज रामायण, जैसे कि रामायण में। सच एज रामायण अयोध्या, जैसे कि रामायण में अयोध्या। इवन दो, फिर भी। वी कैन नॉट जनरलाइज अबाउट द सोसाइटीज, हम समाज की सामान्य धारणा नहीं बता पाते। वी कैन नॉट जनरलाइज अबाउट सोसाइटीज, हम समाज की सामान्य धारणा नहीं बता पाते। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के कई स्थानों पर। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के कई स्थानों पर। ठीक हो, ये टेक्स्ट क्या है? इंडिया के बारे में बता रहा है, साउथ इंडिया के बारे में बता रहा है, साउथ एशिया, सब जगह ये टेक्स्ट बदल जाएगा। रामायण उत्तर भारत में अलग है, दक्षिण भारत में अलग है। रामायण केवल भारत में नहीं है, वो मलेशिया तक भी पहुंची हुई है, लाओस, कंबोडिया, अंगकोर वाट मंदिर और वो सब कुछ। ठीक है, तो दूसरे देश भी रामायण से जुड़े हुए हैं, सब जगह अलग अलग बातें बोली जाती है। तो ये भी प्रॉब्लम रहती है ज्योग्राफिक की। तीसरा लिखिए, ऑथरशिप, लेखक। ऑथरशिप, लेखन। देयर वर सो मैनी ऑथर्स, कई लेखक रह चुके हैं। इन 1000 years of writing,
लेखन के हजारों वर्षों में। एंड व्हाट कैन बी द माइंडसेट ऑफ द ऑथर, और उस वक्त लेखक की मनस्थिति क्या रही होगी। एंड व्हाट कुड बी द माइंडसेट ऑफ द ऑथर, और उस वक्त लेखक की क्या मनस्थिति रही होगी, इंक्लूडिंग नेचर एंड बायसनेस, प्रकृति और एकात्मक झुकाव के साथ। इंक्लूडिंग हिज नेचर एंड बायसनेस, उसकी प्रकृति और एकात्मक झुकाव के साथ। फुल स्टॉप। इट इज टफ टू फिक्स ऑथरशिप, एक लेखक के बारे में बताना मुश्किल है। इट इज टफ टू फिक्स द ऑथरशिप, एक लेखक के बारे में बताना मुश्किल है। एज द एपिक्स वर कंपोज्ड बाय मैनी डिफरेंट ऑथर्स, क्योंकि ग्रंथ कई लेखकों ने लिखे। एज इट वॉज कंपोज्ड बाय मैनी अदर ऑथर्स, क्योंकि ग्रंथ कई लेखकों ने लिखे। इन डिफरेंट एजेस, अलग अलग समय में। सो विदाउट अंडरस्टैंडिंग द बैकग्राउंड ऑफ ऑथर्स, अतः लेखक की स्थिति को समझे बिना। सो विदाउट अंडरस्टैंडिंग द बैकग्राउंड ऑफ ऑथर्स, अतः लेखक की स्थिति को समझे बिना द रियल सेंस ऑफ राइटिंग कैन नॉट बी फिक्स्ड, लेखन का यथार्थ नहीं समझा जा सकता। द रियल सेंस ऑफ राइटिंग कैन नॉट बी फिक्स्ड, लेखन का यथार्थ नहीं समझा जा सकता। सो बिफोर स्टडिंग एनी टेक्स्ट, इसीलिए कोई भी लेख पढ़ने से पहले। सो बिफोर स्टडिंग एनी टेक्स्ट, इसीलिए कोई भी लेख पढ़ने से पहले वी मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द ऑथर, हमें लेखक को पढ़ना होता है। वी मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द ऑथर, हमें लेखक को पढ़ना होता है। विच इज नॉट इजी टास्क, जो आसान नहीं है। अगला प्रॉब्लम लिखिए, फोर्थ पॉइंट। वन साइडेड व्यू ऑफ सोसाइटी, समाज का एकात्मक झुकाव। वन साइडेड व्यू ऑफ सोसाइटी, समाज का एकात्मक झुकाव। जितने भी ऑथर मिलेंगे मैक्सिमम आपको कौन मिलेंगे, ब्राह्मण। दैट मीन्स उनके लिखने में झुकाव रहेगा किस तरफ, हमेशा ब्राह्मण की तरफ रहेगा। 14 पॉइंट लिख लिया, वन साइडेड व्यू ऑफ सोसाइटी। ठीक है, लिखिए। मोस्ट ऑफ द लिटरेचर इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत के अधिकतम लेख या साहित्य। मोस्ट ऑफ द लिटरेचर इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत के अधिकतम साहित्य। वर कंपोज्ड एंड कंपाइल्ड बाय ब्राह्मण्स, की संरचना ब्राह्मणों ने की। वर कंपोज्ड एंड कंपाइल्ड बाय ब्राह्मण्स, की संरचना ब्राह्मणों ने की। एंड दैट इज वाई, और इसीलिए दे आर नॉट गिविंग द रियल पिक्चर ऑफ रियल सोसाइटी, वे मूल समाज का मूल चित्र नहीं बता पाए। दे आर नॉट गिविंग द रियल पिक्चर ऑफ रियल सोसाइटी, वे मूल समाज का मूल चित्रण नहीं कर पाए। फुल स्टॉप। These texts always try to justify the exploitation of lower वर्ण। इन लेखों में निचले वर्णों के शोषण को सही बताया गया। These texts always try to justify exploitation of lower वर्ण। इन लेखों में निचले वर्ण के शोषण को सही बताया गया। होता था ना, ब्राह्मण ने अगर कोई गलती की हो तो उसको सजा कम मिलती थी, लेकिन शूद्र ने अगर गलती की हो तो उसको सजा उसी गलती की ज्यादा मिलती थी। तो ये फर्क है।
ओके, तो अपने आप को जस्टिफाई करते थे कि हम ब्राह्मण हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें, हमारी रियायतें हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम फ्री हैं, ओके, दूसरे नहीं हैं, ये ज़्यादा पुट किया जाता था। तो दिखता था उनकी लिटरेचर में कि हाँ एक्सप्लॉयटेशन होता था। एंड वी आर ऑलवेज अनेबल टू नो द रिस्पॉन्स बाय द लोअर वर्ण एंड लोअर क्लास, और हम अक्षम रहे निचले वर्णों को जानने में। एंड वी आर ऑलवेज अनेबल टू नो द रिस्पॉन्सेज बाय लोअर वर्ण, और हम अक्षम रहे निचले वर्ण को जानने में। तो निचले वर्ण को जानने के लिए कौन सा स्कूल आया? सबाल्टर्न, ठीक है, ओरिएंटल नहीं, सबाल्टर्न। वन सबाल्टर्न स्कूल केम इनटू एग्जिस्टेंस, किंतु जैसे ही सबाल्टर्न व्यवस्था आई, वन सबाल्टर्न स्कूल केम इनटू एग्जिस्टेंस, किंतु जैसे ही सबाल्टर्न व्यवस्था आई, इट बिकेम प्रॉब्लमेटिक फॉर देम, तो वह दूसरों के लिए समस्या बन गई। इट बिकेम प्रॉब्लमेटिक फॉर देम, तो वह दूसरों के लिए समस्या बन गई। टू राइट द हिस्ट्री ऑफ अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कि समाज के केवल एक वर्ग का इतिहास नहीं लिखा जाए। टू राइट द हिस्ट्री ऑफ अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कि समाज के किसी एक वर्ग का इतिहास नहीं लिखा जाए। ऑल्दो, हालांकि, लिटरेचर सच एज, साहित्य जैसे कि जातक एंड पंचतंत्र, लिटरेचर सच एज जातक एंड पंचतंत्र, लेख जैसे कि जातक और पंचतंत्र, आर गिविंग सम इंसाइट ऑन दीज लाइन्स, इन क्षेत्रों के बारे में बताते हैं। आर गिविंग सम इंफॉर्मेशन ऑन दीज लाइन्स, इन क्षेत्रों के बारे में बताते हैं। तो किन क्षेत्रों के बारे में बताते हैं? हर क्षेत्र में ब्राह्मण 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 प्रोमिनेंट रखा गया, और लोअर क्लास के बारे में कम बताया, लेकिन लोअर क्लास के बारे में पुराने लेखों ने बताया है, जैसे जातक और पंचतंत्र। इसमें लोअर कैटेगरी के लोगों को भी जोड़ा गया था। अगली प्रॉब्लम, लैंग्वेज, भाषा। लैंग्वेज, साहित्य की अगली समस्या होती है भाषा, ठीक है। संस्कृत एक जैसी कभी नहीं रही है। पुराने समय की संस्कृत बहुत अलग थी, कालिदास के समय की संस्कृत फिर बदल गई, और आज जो हम संस्कृत पढ़ते हैं वो बहुत अलग है। तो संस्कृत समय के साथ साथ बदली है। तो कई बार होता है कि कोई एक ऐसा शब्द है जिसका मीनिंग शायद पहले कुछ और था लेकिन आज कुछ और है, तो लैंग्वेज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभार। ओके, लिखिए। इन इंडिया, भारत में, लैंग्वेज एंड इट्स डेवलपमेंट, भाषा और उसका विकास, इज अ कॉम्प्लेक्स इशू, एक जटिल मामला है। इज अ कॉम्प्लेक्स इशू, एक जटिल मामला है। एज लैंग्वेज केप्ट ऑन इंटरमिक्सिंग विथ ईच अदर, क्योंकि भाषा दूसरी भाषाओं से मिश्रित होती गई। एज लैंग्वेज केप्ट ऑन इंटरमिक्सिंग विथ ईच अदर, क्योंकि भाषा दूसरी भाषाओं से मिक्स होती गई, मिश्रित होती गई। संस्कृत कहाँ से आई? तो ऐसा हिस्टोरियंस बोलते हैं कि वो सेंट्रल एशिया से बनी, मध्य एशिया में संस्कृत बनी, उसका एक रूप बना, तो वो रूप कहाँ आया? भारत में आ गया, इंडिया। इंडिया में जो पहले से ही कबीलों की जो भाषाएं थी, ट्राइबल लैंग्वेजेस थी, तो संस्कृत आई और ट्राइबल लैंग्वेजेस आई, तो कुछ शब्द नए बन गए। तो इसमें समस्या होती है ये सब पता लगाने में। एंड ऑल्सो गॉट चेंज्ड, सॉरी, द नेचर ऑफ लैंग्वेज ऑल्सो गॉट चेंज्ड, भाषा की प्रकृति भी बदलती रही। विच क्रिएट्स प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट, जिससे लेख समझने में समस्याएं उत्पन्न हुई। विच क्रिएट्स प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट, जिससे साहित्य या लेख समझने में समस्याएं हुई।
फुल स्टॉप। अगला नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ मटेरियलिज्म, भौतिकवाद की कमी। एब्सेंस ऑफ मटेरियलिज्म, सबसे बड़ी समस्या क्या है हमारी हर पुस्तक में? अध्यात्म, ब्रह्म, आत्मा, वो सब होता है, भौतिकवाद की बहुत कमी रहती है। ओके, मटेरियलिज्म मतलब हर वो चीज जो हम चाहते हैं। ओके, अच्छा खाना, अच्छे रहना, अच्छा पहनना, वो सब मटेरियलिज्म में आता है, घर मकान वो सब। लेकिन इसकी बातें नहीं होती थी, किसकी बातें होती थी? आध्यात्म की, क्योंकि सोसाइटी बहुत आगे की थी। इसमें लिखो वी डू फाइंड मटेरियलिस्टिक लाइफ ऑफ सोसाइटी, हमें समाज का भौतिकवाद तो पता चलता है। वी डू फाइंड द मटेरियलिस्टिक लाइफ ऑफ सोसाइटी, हमें समाज का भौतिकवाद तो पता चलता है। इन सच टेक्स्ट, ऐसे साहित्य में, इन सच टेक्स्ट, ऐसे साहित्य में। बट अनफॉर्चुनेटली, किंतु दुर्भाग्यवश, मटेरियलिज्म was never the prime concern of these writing, किंतु दुर्भाग्यवश इन लेखों का प्रथम लक्ष्य भौतिकवाद नहीं था। मटेरियलिज्म was never the prime concern of these writings, भौतिकवाद इन लेखों का प्राथमिक लक्ष्य नहीं था। महाभारत को देख लो, मटेरियलिज्म मिलेगा ना, जमीन चाहिए जमीन चाहिए, यही झगड़ रहे हैं। भौतिकवाद के बारे में पता लग रहा है, लेकिन क्या ये प्राइम लक्ष्य था महाभारत का? जमीन नहीं। ओके, स्पिरिचुअलिटी प्राइम था, बहुत कुछ सिखाना था, ये प्राइम था। तो मटेरियलिज्म मिलेगा हमको, भौतिक चीजें मिलेंगी, रथ, सोना, चांदी, जमीन, ओके, सब कुछ मिलेगा, पर वो पहला लक्ष्य नहीं होता है इन राइटिंग्स का। मोस्ट ऑफ द राइटिंग्स गॉट डेवलप्ड अराउंड स्पिरिचुअल लाइफ, अधिकतम लेख आध्यात्म की ओर रहे। मोस्ट ऑफ द राइटिंग गॉट डेवलप्ड अराउंड स्पिरिचुअल लाइफ, अधिकतम लेख आध्यात्म की ओर रहे। और रिलीजियस फिलॉसफीज या धार्मिक सिद्धांतों पर रहे, और रिलीजियस फिलॉसफीज या धार्मिक सिद्धांतों पर रहे, विच मेक्स इट टफ फॉर हिस्टोरियंस, जिससे इतिहासकारों को समस्या होती है। विच मेक्स इट टफ फॉर हिस्टोरियंस, जिससे इतिहासकारों को समस्या होती है, टू नो द मटेरियल लाइफ ऑफ सोसाइटी, समाज के भौतिकवाद को समझने में। टू नो द मटेरियल लाइफ ऑफ सोसाइटी, समाज के भौतिकवाद को समझने में। फॉर हिस्ट्री, इतिहास के लिए। और आखिरी 7वां पॉइंट, हमारा सिद्धांत क्या है? ज्यादातर थ्योरेटिकल और इमेजिनरी, सैद्धांतिक और काल्पनिक। थ्योरेटिकल, इमेजिनरी, सैद्धांतिक और काल्पनिक। आवर रिलीजियस टेक्स्ट वर मोस्टली थ्योरेटिकल, धार्मिक लेख अधिकतम सिद्धांत से जुड़े हैं। रिलीजियस टेक्स्ट वर मोस्टली थ्योरेटिकल, अधिकतम लेख सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। लाइक सांख्य फिलॉसफी, जैसे सांख्य दर्शन। लाइक सांख्य फिलॉसफी, जैसे सांख्य दर्शन। ठीक है, क्या है? बहुत सारे दर्शन ऐसे जो मतलब मटेरियल वर्ल्ड से जुड़े हुए ही नहीं है, ब्रह्म, भगवान, इन्हीं की बातें चल रही हैं। ओके, ज्यादातर इसी से जुड़े हैं, थ्योरी से जुड़े हुए हैं। किस तरीके से सैल्वेशन पाना, मोक्ष की प्राप्ति हो, किस तरीके से भगवान की याद किया जा सकता है, ब्रह्म क्या होता है, वो सब। विच डेल्ट विथ रिलीजियस थ्योरीज, जो धार्मिक सिद्धांतों से मिश्रित होती हैं। विच डेल्ट विथ रिलीजियस थ्योरीज, जो धार्मिक सिद्धांतों से मिश्रित रहती हैं। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश,
वी डू नॉट फाइंड एनी सच टेक्स्ट, हमें ऐसा कोई लेख प्राप्त नहीं हुआ विच इज कंप्लीटली फॉर मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी, जो भौतिकवाद दर्शन से जुड़ा हो, विच इज कंप्लीटली फॉर मटेरियलिस्टिक सोसाइटी, मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी, जो भौतिक सिद्धांत से जुड़ा हुआ हो। बट देयर आर फ्यू, किंतु कुछ तो हैं, बट देयर आर फ्यू, किंतु कुछ हैं, लाइक चर्वक, जैसे चर्वक। कौन था चर्वक? चर्वक अलग है, चरक अलग है। चरक भारत का प्रथम सर्जन डॉक्टर, सर्जरी करते थे, तो मैं वो चरक नहीं पूछ रहा हूँ, मैं चर्वक पूछ रहा हूँ। चर्वक जो थे उन्होंने एक फिलॉसफी दी थी, लिख लीजिए, लोकायत। ही गेव द फिलॉसफी ऑफ लोकायत, उन्होंने लोकायत का सिद्धांत दिया। क्या है इस सिद्धांत का मतलब? कोई भी मटेरियल इंडिया का, एंशिएंट इंडिया का मटेरियलिज्म से जुड़ा हुआ नहीं है, सब किससे जुड़े हुए हैं? सिद्धांत, स्पिरिचुअल, अध्यात्म से। लेकिन चर्वक की जब बात करते हैं तो ये मटेरियल से जुड़ता है, जिसमें ये बोला जाता है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, ट्राई टू गिव एज मच एज प्लेजर टू योर सेल्फ, जितनी खुशी आप अपने आप को दे सकते हो वो काम करो। बिल्कुल, इस आदमी ने ये भी बोल दिया था कि अगर मोबाइल खरीदना है ना और पैसे नहीं है तो लोन लेके खरीदो, ठीक है? बड़ा बंगला खरीदना है ना, पैसे नहीं है, लोन लेके खरीदो, लेकिन खरीदो, इच्छाएं पूरी करो, और इच्छा पूरी करोगे तो मोक्ष मिलेगा। ऐसे इनका तो अलग ही कॉन्सेप्ट, ठीक है? चर्वक बहुत अलग आदमी है, फेवरेट है मेरा, ठीक है? तो ये मैंने लिख लो, बहुत है। फिर रिलीजियस फिलोसोफर में आपको पतंजलि मिलेंगे, तो वो योग वगैरह के बारे में बात है, ये सब रिलीजियस फिलोसोफर है। कपिल मुनि, ठीक है? फिर सिद्धांत जो मिलेंगे तो नहीं, इसका नहीं है, कपिल मुनि का सांख्य है, ठीक है? ये मैंने कॉमा लगाना था, ये लगा दिया। कपिल मुनि का सांख्य है, उसके अलावा सिद्धांत बहुत सारे, न्याय का सिद्धांत, ठीक है? फिर वैशेषिक का सिद्धांत, मीमांसा सिद्धांत, ऐसे बहुत सारे सिद्धांत है। लेकिन ये सब सिद्धांत क्या, धर्म से जुड़े हुए सिद्धांत है, थोड़े थोड़े कुछ कुछ करके पढ़ेंगे, सबको पढ़ेंगे। लिख लो आखिरी लाइन, वेदर सेक्युलर लिटरेचर वर मोस्टली इमेजिनरी, गैर धार्मिक साहित्य अधिकतम काल्पनिक थे। वेदर सेक्युलर लिटरेचर वर मोस्टली इमेजिनरी, गैर धार्मिक साहित्य अधिकतम काल्पनिक थे। सो हिस्टोरियंस हैव टू बी वेरी कॉन्शियस, तो इतिहासकारों को बड़ा ध्यान देना होता है, सतर्क रहना होता है। हिस्टोरियंस हैव टू बी वेरी कॉन्शियस, इतिहासकारों को सतर्क रहना होता है। वाइल एक्सट्रैक्टिंग हिस्ट्री फ्रॉम इट, इनसे इतिहास निकालते वक्त, वाइल एक्सट्रैक्टिंग हिस्ट्री फ्रॉम इट, इनसे इतिहास निकालते वक्त, फुल स्टॉप। ये हो गए लिटरेचर के नेगेटिव पॉइंट्स। अब पॉजिटिव पॉइंट्स लिख लो, ज़्यादा नहीं है, लिख लो पॉजिटिव साइड्स, सकारात्मक भूमिका लिटरेचर की, जो लिखा हुआ है एंशिएंट इंडिया में, उसके पॉजिटिव साइड क्या होते हैं। पहला लिख लो, टॉक्स अबाउट सोसाइटी एंड स्पिरिचुअलिज्म, समाज और भौतिकवाद, आध्यात्म की बात करता है। टॉक्स अबाउट सोसाइटी एंड स्पिरिचुअलिज्म, समाज और आध्यात्म की बात करता है। दूसरा, टेक्स्ट डेवलप्ड अराउंड हिस्टोरिकल फिगर्स, ऐतिहासिक लोगों के आसपास लेखों का विकास। टेक्स्ट डेवलप्ड अराउंड हिस्टोरिकल फिगर्स, ऐतिहासिक लोगों के आसपास लेखों का विकास। अर्थशास्त्र किस राजा के आसपास बनी? तो चंद्रगुप्त। तो ये ऐसे ऐतिहासिक लोग होते हैं जिनके आसपास ये टेक्स्ट बने, तो वो टेक्स्ट जानकारी दे देते हैं कि ये इस राजा से जुड़ा हुआ था। ओके, ये सारी जानकारी मिलती है। मुद्रा राक्षस बोला तो वो
ओके, अर्थशास्त्र बोला तो भी चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, जय देवी चंद्रगुप्तम बोला या नीतिसार बोला, ये सब इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तीसरा लिख लो, द सेक्युलर टेक्स्ट इज गिविंग न्यूमरस डिटेल्स, गैर धार्मिक लेख अत्यधिक जानकारी दे देते हैं। सेक्युलर टेक्स्ट इज गिविंग न्यूमरस डिटेल्स, गैर धार्मिक लेख अत्यधिक जानकारी दे देते हैं ऑफ सोसाइटी एंड मटेरियलिज्म, समाज और भौतिकवाद का, ऑफ सोसाइटी एंड मटेरियलिज्म, समाज और भौतिकवाद का, ठीक है। सेक्युलर टेक्स्ट में कौन आ सकता है? एक टेक्स्ट हो सकता है, एग्जाम्पल में लिख लेना, मैगस्थनीज आया था तो उसने इंडिका लिखी थी, वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इंडिका। तो उसमें धर्म नहीं था, उसमें केवल समाज के बारे में बताया गया, तो अच्छी जानकारी मिलती है। लिख लेना, इंडिका ऑफ मैगस्थनीज, मैगस्थनीज की इंडिका। हालांकि अर्थशास्त्र भी सेक्युलर, उसमें भी सेम जानकारी मिलेगी समाज वगैरह के बारे में, मटेरियलिज्म के बारे में। अर्थशास्त्र में क्या बोला जाता है, किस तरीके से मेंटेन करना है ज़मीन को, टैक्स कैसे लेना चाहिए, तो ये सब क्या मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं सारी की सारी, ठीक, फुल स्टॉप। इन दी एंड वी कैन कंक्लूड दैट, अंत में हम यह कह सकते हैं कि विदाउट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, बिना पुरातात्विक स्रोतों के, विदाउट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, बिना पुरातात्विक स्रोतों के, लिटरेरी सोर्सेज कैन नॉट बी कंप्लीटेड, साहित्य स्रोत पूर्ण नहीं माने जा सकते। लिटरेरी सोर्सेज कैन नॉट बी कंप्लीटेड, साहित्यिक स्रोत पूर्ण नहीं माने जा सकते। यही मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। और अगर ये लेक्चर आर्कियोलॉजी का होता तो एंड में क्या लिखते, क्वेश्चन अगर आर्कियोलॉजी का आता तो हम उल्टा लिख देते, ठीक है। ये कुछ ट्रिक्स हैं, आगे भी सीखेंगे आंसर लिखते वक्त कि क्या क्या रखना है। अब अपना काम बचा है, फॉरेन सोर्सेज बचे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जिसमें मैंने आपको बता दिया हर्षचरित पूरी पढ़नी है, पुराण पूरे पढ़ने हैं, राजतरंगिणी अपन को स्पेशली पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद फिर अपन स्टोन एज वगैरह स्टार्ट कर देंगे।